हेलो स्टूडेंट्स, शाम के 7 बज चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी बेहतरीन रूप से घर पर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ शाम को 7 बजे आप सभी को अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन की क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत अभी तक टोटल 2 सेट हल करा चुके हैं 2023 के। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास अब कमेंट करने लगे हैं। जब मैं लगातार अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराने लगा हूं ना, तो अब वो इस तरह की कमेंट करने लगे हैं कि सर 2020 का सेट हल कराइए, 2021 का सेट हल कराइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बार जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, तो आपके बहुत ज़्यादा पुराने सेटों को हल करने से लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को 2023 के सेट का सलूशन करा रहा हूं। हालांकि इसके पिछले ईयर मैंने आप लोगों को इसके पहले साल के सेट सॉल्व कराए हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैं तो आपसे यही राय दूंगा कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 है, 2023 के सभी सेट हल कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे ज़्यादा लाभ आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी भी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप सभी लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपने सेट नंबर 3 को। ठीक है, 2023 का ये सेट नंबर 3 है और इसकी ये पहली क्लास है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न होता है, तो पहले का पार्ट देखते हैं। पहले का पार्ट दिया गया है कि एक समुच्चय दिया गया, मान लेते हैं ए बराबर एक समुच्चय दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके अंदर 6 एलिमेंट दिए गए हैं और इस पर एक रिलेशन आपको दिया गया है कि ए कामा बी, जहाँ ए कामा बी इसी समुच्चय का अवयव है और ए कामा बी में एक रिलेशन दिया गया कि बी का जो मान है वो एक ए से क्या है, एक अधिक है। ये रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी बदल लेते हैं। देखिए, ए का मान जो होगा उससे एक अधिक बी का मान होगा, क्योंकि बी बराबर ए प्लस कितना है, 1 है। तो अगर ए का मान हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1, तो बी का मान कितना मिलेगा, 1 + 1 यानी 2 मिलेगा। और अगर हम ए का मान 2 रख रहे हैं तो बी का मान 3 मिलेगा। देख सकते हो आप, 2 + 1। और अगर ए का मान हम 3 रख रहे हैं, क्योंकि अगला 3 एलिमेंट है, तो बी का मान 4 मिलेगा। और अगर ए का मान हम 4 रख रहे हैं तो हमें अगला मान बी का 5 मिलेगा। अगर ए का मान हम 5 रख रहे हैं तो अगला मान 6 मिलेगा। अगर ए का मान हम 6 रख रहे हैं, क्योंकि 6 तक दिया है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 7। अब 6 के आगे है ही नहीं। तो इस तरीके से आप रिलेशन को लिख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर सतुल्य की, तो सतुल्य संबंध में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं, इसमें कोई एलिमेंट अपने आप से संबंधित ही नहीं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, चूँकि 1, 1, 2 ये कभी कोई किसी से संबंधित ही नहीं, अर्थात दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। आगे बात करें सममित की। ठीक है, तो सममित संबंध की परिभाषा होती है कि अगर 1, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि रिलेशन में 1, 2 है, तो क्या 2, 1 भी इसी रिलेशन में कहीं मिल रहा है? तो आप कहोगे वो चीज़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सममित संबंध की परिभाषा होती है कि अगर 1, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन में है, तो 2, 1 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ये नहीं है आपका 2, 1, देखिए कहीं पर है, नहीं है, तो ये आपका सममित भी नहीं होगा। और संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है, सभी को पता है। संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है कि अगर 1, 2 दिए गए रिलेशन में है और उसके बाद 2, 3 दिए गए रिलेशन में है, अगर 1, 2 है और 2 ही से स्टार्ट होने वाला अगला आपको यहाँ पर क्रमिक में दिया जा रहा है, वो भी है दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ये यहाँ पर जो 1, यानी 1, 2 ये दिए गए समुच्चय से होना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि जो इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, यानी ये भी एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो 1, 2 दिए गए रिलेशन में था, 2, 3 ये भी दिए गए रिलेशन में, लेकिन रिलेशन में हमें कहीं पर भी 1, 3 नहीं मिल रहा है, अर्थात ये दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। अगर ये बिलोंग करता तो ये संक्रामक होता, नहीं बिलोंग कर रहा इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ऑप्शन पर आ जाएंगे तो जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और ना ही ये संक्रामक है। आगे बढ़ते हैं तो खा पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। ये पहले का पार्ट था और खा पार्ट की हम बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। आपको दिया गया है fx, अभी पिछले सेट में मैंने ऐसा प्रश्न सॉल्व कराया था। x² प्लस कितना दिया गया, 5 दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि जो ये फलन ये परिभाषित है रियल टू रियल। इसका मतलब है ये जो फलन, कोई फलन होता है ये समुच्चय से समुच्चय में ही तो परिभाषित होता है। तो ये जो पहला समुच्चय a है
ये समुच्चय बी है, मैंने बना लिया। ये भी एक वास्तविक संख्या से, ये भी एक वास्तविक संख्या से। एकैकी के लिए प्रत्येक एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, प्रतिबिंब अवयव एक ही होना चाहिए। अब देखिए इस आर का मतलब सह प्रांत के अवयव भी वास्तविक संख्या से होंगे, प्रांत के अवयव भी वास्तविक संख्या से होंगे, और इधर आर का मतलब सह प्रांत जो होगा उसके भी सारे अवयव वास्तविक संख्या ही होंगी। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक वास्तविक संख्या मान लीजिए -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो f(x) बराबर दिया गया x² + 5। तो यहाँ पर जब x के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, मतलब -1 का जो प्रतिबिंब अवयव मिलेगा वो 6 मिलेगा। अब वास्तविक संख्या में तो 1 भी आता है, जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 5 1 का भी मान प्रतिबिंब अवयव में कितना आएगा 6। हल करने पर आप देख सकते हो 1 रखने पर भी 6 आ रहा है, मतलब 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है। इसी तरीके से दूसरी वास्तविक संख्या हमने ले लिया -2, -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, अर्थात -2 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 9, और इसी तरीके से 2 का बनाएंगे तो वो भी 9 बनेगा। तो इसी तरीके से आपको आगे मिलता चला जाएगा। अब आप प्रांत में देखिए, प्रांत में जो अवयव है प्रत्येक अवयव के एक प्रतिबिंब ना होकर के 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये फलन कभी एकाएकी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एकाएकी होने के लिए एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एक अवयव का एक प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं है, बल्कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब आपका सह प्रांत में बन रहा है, तो ये एकाएकी तो बिल्कुल नहीं होगा। बात करें यहाँ पर आच्छादक की, तो मैंने आच्छादक के लिए आपको बताया था, आच्छादक को इंग्लिश में ऑन टू बोलते हैं, इसको 1-1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या होता है कि जो सहप्रांत होता है, जो सहप्रांत होता है, सहप्रांत इधर वाला होता है, वो किसके बराबर होता है, परिसर के बराबर होता है। और परिसर क्या होता है, सहप्रांत में उपस्थित जो अवयव प्रतिबिंब अवयव होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सारे वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सहप्रांत में भी आप वास्तविक संख्या केवल 6 9 लिए हो, इसमें क्या 1 2 3 ये सब नहीं आएगा, सब आएगा। क्या वो किसी के प्रतिबिंब अवयव हैं, तो आप कहोगे नहीं है, प्रतिबिंब अवयव तो केवल 6 है, प्रतिबिंब ये है 9 है, 6 और 9 के बीच में कोई अवयव प्रतिबिंब अवयव है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सहप्रांत में तो सभी वास्तविक संख्या आएंगी, लेकिन परिसर में केवल यही अवयव आएंगे जो प्रतिबिंब अवयव हैं। तो क्या कभी सहप्रांत जो होगा वो परिसर के बराबर होगा? कहोगे जी बिल्कुल नहीं, सहप्रांत कभी भी परिसर के नहीं बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिसर में एलिमेंट है वो बीच बीच के हैं, और सहप्रांत में तो सभी वास्तविक संख्या लेंगे, तो कभी भी सभी सहप्रांत जो होगा वो परिसर के बराबर नहीं होगा। और जब ये कंडीशन नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो ऑन टू भी नहीं होगा, नहीं आच्छादक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आ जाएंगे, देखेंगे तो फलन ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर, ठीक है। आज मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। गा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पेपर मज़ेदार पेपर है। इसमें दिया गया है कि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो ए के बराबर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a जो होगा वो किसके बराबर होगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है ना, 3i इंटू ए, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी i प्लस ए, और इधर माइनस का 7a हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, आई ही होगी। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करें चाहे हम कुछ भी करें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। जैसे आप संख्या में पढ़ते हो 1, तो 1 का हम क्यूब करेंगे तो 1 ही तो आएगा। उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू में ए, और यहाँ पर हो जाएगा 3i, और यहाँ पर देखिए आई का गुणा आई स्क्वायर इंटू में ए और प्लस 3i, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, हमने अंदर से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का 7a हो जाएगा। चलिए देखिए ये आपका हो जाएगा आई, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर दी गई तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए, और ए इंटू में ए हो जाएगा, प्लस आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताया आई होगी, तो 3i इंटू ए हो जाएगा, 3i इंटू में ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3i ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर किसके बराबर, ए के बराबर, यहाँ पर लिख लेना, चूँकि ए स्क्वायर बराबर ए, तो जहाँ जहाँ इस समीकरण में ए स्क्वायर वहाँ पर ए रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3i ए, ये भी हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आपका है 7a, क्या है आपका 7a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं भाई। ये आपका हो जाएगा देखिए कितना i, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3ia, और 3ia आपका हो जाएगा 6ia, और माइनस का 7i। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर किसी वास्तविक नंबर से होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका मतलब कुछ चेंज नहीं करता है उस मान में, अर्थात जैसे हम 6 इंटू ए का 6a का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो ये 6a ही होगा, तो ये हो जाएगा i
ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ए हो जाएगी क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ए दी गई है। और यहाँ पर देखें तो ये आपका 6i इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6a ही रहेगा। जैसे आप अभी कहते हैं कि 6 संख्या को 1 से गुणा करो तो 6 ही तो रहता, उसी तरीके से इकाई आप भी हुई, इसका मल्टीप्लाई अगर हम 6a से करेंगे तो 6a ही होगा और ये माइनस का 7a हो जाएगा। तो i और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 6a और a क्या हो जाए 7a और माइनस का 7a, प्लस 7a माइनस 7a 0 और केवल हल करने पर बचेगा i। तो इन्होंने यही कहा था कि हल करने पर क्या मिलेगा, तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी आई के बराबर होगा। चलिए बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं गा के बाद घा पाठ की ओर। गा के बाद कहाँ बढ़ेंगे भाई, घा पाठ की ओर। हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मैं बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए भाई देखते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा वो घा पाठ होगा और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सदिश दिया गया है, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं। वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है आई कैप प्लस का जे कैप। जो दूसरा सदिश दिया गया है, जो सदिश दिया जाए उसको वेक्टर ए वेक्टर बी करके माना जा सकता है। दूसरा सदिश वेक्टर बी दिया गया है आई कैप, इसको माइनस का जे कैप मान सकते हैं। इन्होंने कहा कि सदिश, इस सदिश पर इसका प्रक्षेप निकालिए। ठीक है, तो हमने सूत्र पढ़ा है कि वेक्टर ए पर आपको निकालना है वेक्टर बी, जैसे हमको निकालना है सदिश बी का प्रक्षेप, सदिश बी का प्रक्षेप। सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है। जिस पर दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, ठीक है, और जिस पर निकालने के लिए वेक्टर ए पर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो वेक्टर ए का मान कर देंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आई कैप प्लस जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा आई कैप माइनस जे कैप, और बटे में आई का वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण का मतलब आई का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1। इस तरीके से देखिए ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई 1 लेकिन माइनस हो जाएगा और बट्टे में अंडर रूट 2 हो जाएगा। 1 से 1 गया 0, 0 बट्टे रूट 2 का मान कितना होगा 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पहले का अंगा पार्ट देखेंगे, यहाँ पर एक अवकल समीकरण दी गई है d3y अपान में dx³ का होल स्क्वायर दिया गया है, और उसके बाद आपको दिया गया है x² और यहाँ पर दिया गया है d2y अपान में dx² की होल क्यूब प्लस 7y इक्वल टू साइन x की कोटि क्या होगी। कोटि जो होती है किसी अवकल समीकरण की वो अधिकतम अवकलज होता है। कितनी बार मैक्सिमम अवकलज किया गया है, इस समीकरण को देखते हुए हर एक इंसान बता सकता है कि मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वही आपकी हो जाए, ये मैक्सिमम अवकलज की जो अवकलज की जो घात होगी, मैक्सिमम अवकलज कितनी बार हुआ है 3 बार, तो जो कोटि हो जाएगा यानी जो ऑर्डर हो जाएगी अवकल समीकरण की वो 3 हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में, समझ गए। घात जो होती है मैक्सिमम जो अवकलज की होता है उसकी पावर होती है, तो मैक्सिमम अवकलज 3 है तो इसकी घात 2 हो जाएगी, ना कि 3 की बड़ी संख्या देख के आप लिख दो। घात हमेशा होती है मैक्सिमम अवकलज की घात होती है, वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है। चलिए अब हमारा जो बहुविकल्पी पोर्शन था वो पूरा आपका सॉल्व होता है, और अब हम बढ़ेंगे आते लघु उत्तरी प्रश्न या प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरे का क्या दिया गया है, कॉस सेक इनवर्स एक्स का मान निकालिए, कॉस, और यहाँ पर दिया गया है सेक इनवर्स एक्स का मान निकालिए। कॉस आप लोगों ने सूत्र पढ़ा, सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x। अगर हम सेक को कॉस में बदलेंगे तो थीटा बटे में चला जाएगा, और आपने सूत्र पढ़ा कॉस इनवर्स थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है, और थीटा के स्थान पर यहाँ 1/x है तो आंसर आ जाएगा 1/x। बढ़ते हैं खा पार्ट की ओर, ये पहला पार्ट था। खा पार्ट में दिया गया है कि ए बी ज्ञात कीजिए। एक ए आव्यूह दिया गया है, ए आव्यूह की वैल्यू 1 -2 3 दी गई है, और एक दूसरा आव्यूह दिया गया है -4, और यहाँ पर दिया गया 2 और एक 5, ठीक है। और एक दूसरा आव्यूह दिया गया है बी आव्यूह, यहीं पर पास में लिख लेते हैं 2 3, ठीक है, 4 5 और 2 और 1, ये एक आपका आव्यूह बी है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको, यानी ए बी निकालना है। तो हमको अगर आव्यूह ए बी निकालना है तो हमने आपको बताया है कि जिसका जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे ए का बी के साथ करना तो इस पर रो बनाएंगे और इस पर कॉलम बनाएंगे। तो देखिए इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, तो -8 और प्लस का 2 माइनस का 6 बचेगा, और 3 दूनी 6,
प्लस का 6 माइनस के 6, ये आपका टोटल 0 आ जाएगा जोड़ने पर। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -10 से 3 जाएगा, -7 बचेगा, और 3 एक कम 3, ठीक, -7 और +3 ये आपका -4 बचेगा। अब पहली रो का हो गया। अब दूसरी रो का हम दोनों कॉलम से करेंगे, 4 दूनी ये -8 हो जाएगा, 2 चौके ये +8 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, केवल 10 बचेगा, -8 + 8 0 हो जाएगा। इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 4 3 -12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 हो जाएगा, 15 से 12 जाएगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पर बचेगा 3। क्लियर अभी बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। ये खा पार्ट सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर, बिना समय को लॉस किए हुए। गा पार्ट में ये कहा जा रहा है कि जांच कीजिए, एक फलन दिया गया है f(x) बराबर, और वो कुछ इस प्रकार परिभाषित है, x³ + 3, ठीक है। यदि x ≠ 0 दिया गया है और फलन की वैल्यू 1, यदि x बराबर 0 हो तो फलन की वैल्यू 1 है। आपको चेक करना है कि जो फलन परिभाषित है वो आपका सतत है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस चेक करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन पर उस दी गई लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, देखिए x बराबर लिमिट कितनी दी गई है, आप देख सकते हो 0 दी गई। x बराबर 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर x बराबर 0 के लिए फलन की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई है कि 1 है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, देखो इसमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि x बराबर 0 है तो फलन की वैल्यू 1 दी गई। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम लिमिट लिखते हैं x टेंड टू लिमिट से हल की वैल्यू पर। लिमिट से हल की वैल्यू के लिए देखिए नॉट इक्वल टू हर लेस देन ग्रेटर देन नहीं, तो नॉट इक्वल टू का मतलब यही लेस देन के लिए होगा, यही ग्रेटर देन के लिए होगा, ना कम ही ना ज़्यादा। तो फंक्शन आपका हो जाएगा x³ + 3, और हल करने पर x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। RHL निकालेंगे इसी तरीके से, तो RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, जो लिमिट है 0 से हल की बड़ी वैल्यू पर। बड़ी वैल्यू के लिए जो फलन होगा वो भी आपका x³ + 3 ही होगा, और जब 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो LHL की वैल्यू है वो तो RHL के बराबर है आपकी, कह सकते हो, लेकिन दी गई लिमिट के ऊपर जो फलन की वैल्यू है, अर्थात जो f0 की वैल्यू है, f0 की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है, ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि f0 की वैल्यू आप देख सकते हो 1 है, और LHL RHL की वैल्यू 3 है, तो क्या इक्वल है, नहीं है। अर्थात जो फलन है वो क्या है, असतत है, या हम लिख सकते हैं कि सतत नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं। आगे अब हम समय को बिना लॉस किए हुए बढ़ते हैं घा पार्ट की ओर, ठीक है। घा पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, समाकलन करना है, इसको i के बराबर मान लेते हैं। समाकलन करना है sec x, और दिया गया है sec x + tan x। इसका समाकलन करना है, तुरंत आप कर डालोगे। देखिए पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा sec² x, इसका अलग समाकलन कर लीजिए, और sec x का मल्टीप्लाई tan x से करोगे तो ये हो जाएगा sec x × tan x, इसका अलग से समाकलन कर दीजिए। sec² x का समाकलन कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो tan x हो जाएगा। sec x × tan x का समाकलन कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि sec x हो जाएगा, प्लस c जोड़ दीजिए। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और मैं थोड़ा फास्टली आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते रहते हैं कि सर जी थोड़ा सा तेज़ी के साथ सॉल्व कराया करें आंसर पेपर, ठीक है। तो जहाँ आसान क्वेश्चन वहाँ पर मैं तेज़ी के साथ चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये घा पार्ट था, और बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर। तो अंगा पार्ट में ये दिया गया है कि यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है वो आपको 0.6 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इसका मान आपको दिया गया 0.3 दिया गया है। कितना दिया गया, 0.3 दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दी गई है 0.15, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान निकालो, इसमें केवल सूत्र का आना चाहिए बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे होता है उसी को लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.15 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.3 है। पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30, 1/2। प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है। अंगा पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे के का पार्ट की ओर। दूसरे के सारे खंड सॉल्व होते हैं। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तीसरे के का पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये दिया गया है कि यदि y बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, e की पावर a cos इनवर्स x, और आपसे कहा जा रहा है तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक गलत छपा हुआ है, यहाँ पर सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। ये 2022 में भी प्रश्न आया हुआ है, माइनस एक्स dy/dx, ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। a स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर वाई, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और आपको सिद्ध करके बताते हैं। ये जो चीज़ सिद्ध करनी है इसमें देख के ही पता चल रहा होगा कि 2 बार अवकलन करेंगे तो ये चीज़ आएगी, लेकिन थोड़ा सा स्टेप को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा d/dx, e की पावर a cos इनवर्स x का अवकलन e की पावर a cos इनवर्स x। अब जो x के स्थान पर है a cos इनवर्स x, इसका अगेन करेंगे a बाहर हो जाएगा। cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इस तरीके से हमें मिलेगा क्या, देखिए हमें मिलेगा dy/dx बराबर हमको मिल जाएगा माइनस का a और e की पावर a cos इनवर्स x अपान में मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x। इतना करने के बाद हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फलन हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर छूटेगा, d/dx का अवकलन हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे सेकंड यानी d/dx हमारा छूटेगा, और हम अवकलन करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए √x का अवकलन कितना होता है, 1/2√x, तो इसका जब अवकलन होगा तो हो जाएगा 1/2√x के स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब अगेन करेंगे 1 का शून्य हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का आप कह सकते हो कि माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए इधर बराबर आ जाएंगे, जब देखिए यहाँ पर करेंगे तो a बाहर हो जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x का अवकलन अभी किया, e की पावर a cos इनवर्स x ही रहेगा, और a cos इनवर्स x का अगेन करेंगे तो a अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का होगा और माइनस यहाँ पर पहले से लगा था तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए यहाँ पर। अब आगे आपका हो जाएगा देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान में dx स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सुव्यवस्थित इसे कर लेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये d2y अपान में dx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये x dy/dx हो जाएगा, और पूरे के बट्टे में इस तरीके से √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर से इसका मैंने गुणा करके हर बराबर किया है। दूसरे पक्ष में अगर बात करें तो ये आपको दिया गया है a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों के हरों से हर सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इधर रफ कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा सेट है, सेट नंबर 3 है। चलिए ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर, और माइनस का ये आपका हो जाएगा x dy/dx, और उसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर। और ध्यान से देखो e की पावर a cos इनवर्स x आपका यहाँ पर देखो जहाँ पर दिया गया था समीकरण y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x दिया गया था, तो जो e की पावर a cos इनवर्स x लिखा है इसके स्थान पर हम y लिख सकते हैं। इसको इधर लाए इसलिए माइनस का हो गया बराबर 0, और आपको यही चीज़ यहाँ पर क्या करनी थी भैया, प्रूफ करनी थी। आप देख सकते हो, आप मिला लो ये चीज़ और ये चीज़, जो प्रूफ करनी थी वो आपकी आ चुकी है। यहाँ पर प्रूफ और भी तरीके से किया जा सकता है कि 2 बार अवकलन करके वैल्यू रखो, LHS को सॉल्व करो, RHS के बराबर आ जाए, वो भी बात सही। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे जो तरीका अपना लीजिए। तो ये तीसरे का पार्ट था और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बार क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ चुका है, ठीक है, तो इसको हल्के में लीजिएगा। इसका खा पार्ट देखते हैं तीसरे का, समाकलन करना 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन है जरूर 2 नंबर में, लेकिन ये 2 नंबर के लायक नहीं,
5 नंबर के लायक है, आने के लायक है। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में इन प्रश्नों को ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। और ये 5-5 नंबर में भी प्रश्न आ चुके हैं कई बार। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न भी देखिए। इसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि जब फलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप का होता है तो एक्स बराबर माना जाता है एक्स सेक थीटा। अवकलन करेंगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा ए, और सेक थीटा का अवकलन करेंगे सेक थीटा इंटू में कितना हो जाएगा टैन थीटा, और ये आपका हो जाएगा डी थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आई बराबर, इसको आई बराबर मान लो, ये आपका हो जाएगा। देखिए डी एक्स के स्थान पर पुट कर सकते हो ए सेक थीटा इंटू में टैन थीटा और इंटू में डी थीटा, बटे में आ जाएंगे अंडर रूट। एक्स के स्थान पर पुट करेंगे ए सेक थीटा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो आई बराबर आपका हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा टैन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा डी थीटा, और इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए ही आएगा, और अंडर रूट के अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी टैन स्क्वायर थीटा के, और टैन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये केवल टैन थीटा हो जाएगा। टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और ये आपका आ गया सेक थीटा इंटू में डी थीटा। सेक थीटा का समाकलन होता है लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और प्लस का क्या होता है सी होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करना, यही यहाँ पर खेल है, बाकी तो सब ठीक है। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू लॉग, देखिए मॉड के अंदर सेक थीटा, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर माने x बराबर ए सेक थीटा। अगर हम यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू केवल निकालें, क्योंकि थीटा मानी हुई वैल्यू थी, तो आपका आ जाएगा x बटे ए, यानी सेक थीटा के स्थान पर लिखा जा सकता है x बटे ए, प्लस लगाएंगे टैन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा के स्थान पर x बटे ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 1। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये सेक थीटा के स्थान पर लिखा गया है, क्योंकि टैन को सेक में बदल के तब वैल्यू रखी गई है। उसके बाद बात करें तो ये प्लस का सी लगा देंगे। आई बराबर आपका आंसर देखिए क्या आया, लॉग, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का हर सेम है, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए ही आएगा, ऊपर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी। बहुत ध्यान दीजिएगा, मार्ट के अंदर की वैल्यू है। अब लॉग एम अपान एन का फार्मूला पढ़े हो, ये हो जाएगा आई बराबर लॉग एम के स्थान पर तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और माइनस एन के स्थान पर लॉग ए है और प्लस सी। आप देखोगे तो लॉग ए प्लस सी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसके स्थान पर कोई कांस्टेंट पद लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस आप सी लिख सकते हो, प्लस आप C2 लिख सकते हो, जहाँ C2 को किसके बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ए प्लस सी, ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू ही है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है, वीडियो को रिवर्स करके देखिए, ठीक है। ये कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि आप पूछेंगे दोबारा उसको बता दिया जाएगा। आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको पूरे स्टेप समझ में आ जाएंगे। आपको अपने आप में समझना है अच्छे तरीके से, ऑफलाइन वाली फीलिंग खुद लाइए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा तेज बनिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बिना समय को लॉस किए हुए, ये हमारा खा पार्ट था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर वाले। अब बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। गा पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दिया गया, ठीक है। जो दिया गया उसे नोट कर लीजिए, 2 नंबर का मस्त सवाल है सदिश का, ठीक है। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया गया है, उसके बाद प्लस वेक्टर बी क्रॉस यहाँ पर दिया गया है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, उसके बाद दिया गया है प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कह रहे हैं इसका मान निकालो, ठीक है। तो आपको नियम आता होगा तो कर ले जाओगे। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर सी करोगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करोगे, और यहाँ पर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए करोगे, और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी करोगे। केवल क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से करा दिया गया है बस। अब देखिए जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है इसको ऐसे ही रहने देंगे, वेक्टर ए क्रॉस जो वेक्टर सी है इसको भी ऐसे रहने देंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है इसको भी ऐसे रहने देंगे, और वेक्टर बी क्रॉस ए को हम बदल देंगे। जब दिशा बदलते हैं तो माइनस बदल जाएगा, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस का इसको भी लिखा जा सकता है, और इसको भी बदल देंगे तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी भी माइनस का, इसको भी बदल देंगे, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। इससे आपका ये आपका देखिए 0 हो जाएगा, और ए सी से ये आपका, और ए बी से ए बी, ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से देखिए कितना आसान प्रश्न था ये तीसरा वाला। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरा वाला प्रश्न सॉल्व होता है, और जो घा पार्ट है तीसरे का घा पार्ट, ये देखिए समतल वाला है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसे आप सभी को नहीं पढ़ना है। तो आज की क्लास देखिए कितनी देर की है, आधे घंटे की। आधे घंटे की क्लास में 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले प्रश्न मैंने 1 2 3
3 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को आगे के प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास बेस्ट से बेस्ट लगी होगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।